हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आपने उम्मीद है कि जो मैंने पिछले कल करवाया था, आपको वीडियो करवाया था, उसमें आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे हमने थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने मैटर में प्योर सब्सटेंसेस पढ़े थे, एलिमेंट्स किया था, और उसके आगे हमने एलिमेंट्स के हमने देखा था कि दो भागों में एलिमेंट्स डिवाइड होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये प्योर सब्सटेंसेस की बात हो रही है, ठीक है। और थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में बोला था मैंने। कई बच्चों ने ये पूछा कि सर हमने पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना है या नहीं करना है। तो आपको बच्चों मैं बता दूं कि पीरियोडिक टेबल हमारे पास एक नेक्स्ट चैप्टर है, जो है वो उसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में ही है टोटल डिटेल। तो अभी ये फ्रैक्शन में है क्योंकि मैंने इसमें तीन ही इन्वॉल्व किए हुए हैं, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स, ठीक है ना। तो जब हम आगे चलेंगे तो आपको और डिटेल में जाएंगे। तो कोशिश करना, अगर आपको मार्केट में अगर बड़ा पीरियोडिक टेबल मिलता है तो बच्चों घर में आप अब एक जैसे कोई तस्वीर खरीदते हैं वैसे पीरियोडिक टेबल खरीद के अपने कमरे में लगाओ। बहुत नॉलेज है क्योंकि आपकी जो केमिस्ट्री है वो ओवरऑल इस पीरियोडिक टेबल पर डिपेंड करती है, ठीक है। और आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए इसका। और जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो मैं आपको ऐसे मेथड बताऊंगा कि आपको वो मेमोराइज भी हो जाएगा। तो चलिए हम इसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए आगे क्या है, प्योर सब्सटेंसेस की बात चल रही थी। तो प्योर सब्सटेंसेस में दो थे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को भी हमने तीन भागों में डिवाइड किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स, ठीक है। वो मैंने आपको मेटलॉइड्स और सेमी मेटल में भी थोड़ा सा फ़र्क बताया है, उसको आपने डिटेल करना कि सेमी मेटल्स क्या है। वो भी दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मेटलॉइड्स एंड टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है, आयोडीन एंड बिस्मिथ, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो दूसरा कंपाउंड है। देखो बेटा, कंपाउंड थोड़ा सा इस मायने में डिफरेंट है कि एलिमेंट जो होता है वो सिंगल एटम होता है, ठीक है। सिंगल एलिमेंट जो है वो सिंगल एटम से मिलके बना होता है, एक जैसे एटम से मिलके बना होता है। लेकिन जब कंपाउंड की बात आती है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा कर लेते हैं कि ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स, दो, एक नहीं, अकेला नहीं होगा, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब आपस में जुड़ते हैं तो, और जुड़ते किस में, फिक्स प्रोपोर्शन बाई वेट उनका। जैसे हम बात करते हैं H2O की, H2O, तो ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ वेट में जुड़े होंगे। मतलब कि एक ऑक्सीजन जो है वो दो हाइड्रोजन को ही सहन करेगा। यहाँ ऐसे नहीं कर सकेंगे हम एक और हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है, और ये एक और हाइड्रोजन एक, तो ये वेट जो है वो प्रोपोर्शन में, बराबर वेट में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे कि ये क्या मतलब है इसका, जब लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस करेंगे हम लोग, इसमें आपको फिक्स प्रोपोर्शन अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। लेकिन अभी आपने ये याद रखना है कि जो वेट है वो फिक्स होता है, उससे ज़्यादा वो उसको वेट को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। कारण और भी कई एग्जांपल है इसके। चलिए इसको हम आगे एलेबोरेट करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज लिमिटेड। एलिमेंट्स में मतलब एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स में फ़र्क देखो कि एलिमेंट्स तो हमें हमें पता कि हमारे पास अभी तक जो नॉन एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 118 एलिमेंट्स आर देयर। लेकिन कंपाउंड कंपाउंड क्या है, अनलिमिटेड। क्यों है अनलिमिटेड? क्योंकि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, अभी बताया मैंने, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तो यहाँ से आपके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है कि क्या क्या बन सकता है। यहाँ से पहली तो बात है कि H2O बन गया, ठीक है, वाटर जिसको बोलते हैं, H2O2, हाइड्रोजन पर बन गया, ठीक है। तो इस तरह के अनलिमिटेड एलिमेंट्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन मिलके जो है वो अमोनिया बनाता है, ठीक है ना। NH3, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ये वैसे ही है बेटा, आपने ध्यान देना है कि आपको पता है कि इंग्लिश में कितने वर्ड होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स आर देयर, ठीक है। तो 26 अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में होते हैं, लेकिन जब वो आपस में जुड़ते हैं तो कितने शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अनलिमिटेड जो है वर्ड्स उससे बनते हैं। तो ये एलिमेंट्स भी वैसे हैं कि एलिमेंट्स तो हमारे पास 118, लेकिन जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो उनकी संख्या जो है वो अनलिमिटेड है,
ठीक है, कई खोज लिए गए हैं, कई खोजे जा रहे हैं, क्योंकि अनंत है, अभी तक हमें बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं है। एलिमेंट भी हम बोलते हैं 118 ही हमें पता है, पीरियोडिक टेबल अभी तक तो अधूरा है, ठीक है ना, वो भी उसमें कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। हो सकता है कई दूसरे ग्रह हैं उन पर और भी कई एलिमेंट्स हों, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स का ही हम ये सोच के चलते हैं कि 118 है, चलो इतने एलिमेंट्स हैं, लेकिन अभी तक हमें ये ज्ञात नहीं है कि पूरे कंपाउंड्स कितने हैं। अनलिमिटेड कंपाउंड्स आर देयर। समझ गए मेरी बात? उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। आगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड। अब ये कंपाउंड भी कितनी तरह के होते हैं ये आपने ध्यान देना है कि कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। इसमें फिजिकल कंपाउंड नहीं बोलना आपने, वो दैट इज़ द टाइप ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। केमिस्ट्री की टाइप्स है वो 5 टाइप जो बताई थी आपको, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। ये जो है वो कंपाउंड की बात हो रही है। कंपाउंड दो तरह के होते हैं, वन इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड वन इज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। देखो बेटा, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप लोग ऑर्गेनिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? जैविक, ठीक है। जैविक ईंधन सुना होगा आपने, फॉसिल फ्यूल, इंग्लिश में बोलते हैं आपको फॉसिल फ्यूल। तो वो जो जीवों से, क्योंकि हर एक जीव में क्या मौजूद होती है? कार्बन होती है, जो जीवित रहा है कभी ना कभी, चाहे पेड़ पौधे ले लो या फिर जो जंतु हैं, जीव जंतु जिसको बोलते हैं, ठीक है। वनस्पति भी जो है वो जीवित चीज़ों में आती है। तो उसके अंदर क्या मौजूद होता है? कार्बन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट्स। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को जो जलाते हैं, आप जलाएंगे जैविक चीज़ को जलाते हैं, चाहे वो लकड़ी है, लकड़ी भी कभी ना कभी जिंदा रही होती है, सूखी लकड़ी। तो जब वो उसको हम जलाते हैं तो क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है ना। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। समझ गए ना। तो ये जो और आपने कहाँ सुना होगा कार्बनिक, आपने ऑर्गेनिक खाद सुनी है। अब ऑर्गेनिक खाद क्या होती है? ऑर्गेनिक खाद क्या होती है? ये जो हम लोग जो पशुओं का गोबर होता है ना, उसको सड़ा के, गला सड़ा के जो खेतों में डालते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक खाद, ठीक है ना। तो वो ऑर्गेनिक खाद जो है वो भी क्या, पशुओं का मलमूत्र क्या है? वो भी तो घास खाते हैं, घास वगैरह खा के जो कार्बन जो है वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जिस चीज़ में भी किसी में कार्बन विद्यमान हुआ, ठीक है, जो कभी ना कभी जीवित रहा है, तो उससे जो कंपाउंड बनते हैं, दैट कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। दीज आर द कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन, और ये देखो जी, ये जो ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो एनिमल और प्लांट में विद्यमान रहते हैं। दीज कंटेन्स कार्बन एज एन एसेंशियल केमिकल, मतलब उसमें कार्बन जो है वो जरूरी होना चाहिए। अगर वो कार्बन उसके बीच में नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। अब एग्जांपल देख लो, जैसे आपने किया होगा मीथेन, इथेन, ठीक है, प्रोपेन, ठीक है, और इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और के कार्बोहाइड्रेट्स में आपने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल फैट्स जितने भी हैं, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं? इसमें कार्बन जो है होता है, ठीक है। तो इन सभी को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ गए? तो ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन है। अब इनऑर्गेनिक कौन से हुए? नेचुरल है, जो ऑर्गेनिक नहीं है। इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक नहीं है, मतलब कि उसमें कार्बन एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलते हैं? ये कहाँ से होते हैं? दीज आर द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग, जो जिंदा नहीं है, जो जिंदा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। अब जिंदा क्या नहीं होते? पत्थर नहीं जिंदा होते, ठीक है, पत्थर कभी जिंदा नहीं रहे होते हैं। तो दीज आर सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स। अब जो रॉक्स एंड चट्टाने हैं, या फिर मिनरल कौन से हो सकते हैं? खनिज कौन से हो सकते हैं? जैसे आपके सोडियम क्लोराइड है, आपने गोम्मा नून सुना हुआ, वो जो है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, या फिर मार्बल जो होता है, जो घर में मार्बल डालते हैं ना हम लोग, वॉशिंग सोडा जो होता है कपड़े धोने वाला, Na2CO3, समझ गए। तो इस सभी में, अब आप बोलेंगे Na2CO3 में तो कार्बन होता है, ठीक है। तो ये जो है सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि इसमें कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन ये ऑर्गेनिक होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जीवित चीज़ से नहीं है। ये क्या है? दिस इज इनऑर्गेनिक, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस,
समझ गए? तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, तो जो जो जिसमें कार्बन एसेंशियल एलिमेंट नहीं हो या फिर जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज से हमें मिला हो, उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ गए? अब ये इसमें खासियत क्या है कि ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये सारे क्या प्योर हैं। ठीक है ना, इसमें मिलावट नहीं है। अब मिलावट कहाँ होगी? मिलावट ये होगी कि मान लो आपने पानी का गिलास लिया, दैट इज़ प्योर वाटर, और उसमें क्या डाल दिया आपने? 1 चम्मच आपने नमक डाल दिया, सोडियम क्लोराइड डाल दिया। समझ गए? अब सोडियम क्लोराइड और नमक डाल दिया आपने, तो वो जो है वो वाटर की सोडियम क्लोराइड आपने वाटर में डाला, तो उसमें क्या है? वो मिक्स हो गया, मिक्सचर हो गया। अब वाटर की अपनी एक जो आइडेंटिटी है, और जो NaCl है उसकी अपनी आइडेंटिटी है। ठीक है ना? अब इसको जब जब वो मिलेगा, लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं करेगा, केमिकली एक दूसरे से नहीं जुड़ेगा। आप लोग उसको इवेपोरेट कर दो ना। अब अगर आप पानी में नमक घोला है, नमक कैसे बनता है? नमक जो है समुद्र के पानी में कई खनिज घुले होते हैं, तो वो क्या होता है, जब उसको सुखाते हैं तो पानी इवेपोरेट हो जाता है, जो प्योर वाटर है वो भाप बन जाता है, और नमक वैसे का वैसा, मतलब उसको आप अलग भी वैसे कर सकते हैं। ठीक है ना? वो उसमें केमिकली एक दूसरे के साथ बीच में नहीं जुड़ा है। हालांकि आप कंपाउंड की बात करें तो सोडियम मेटल है ना, उसको अगर आप पानी में डालें, H2O में डालें, तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ से आउट होती है। अब ये केमिकली कंबाइंड है। अब सोडियम को जब पानी में डाला तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के और हाइड्रोजन गैस बन के ये केमिकली कंबाइंड हुए। समझ गए? इसको मिक्सचर नहीं बोलेंगे, ये क्या है? कंपाउंड ही बनेगा। समझ गए? तो मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर जो जैसे डाले हुए हैं, अब रेत ले लो, मान लो सैंड है आपने पढ़ा हुआ, मिक्सचर और हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। आपने रेत लिया और उसमें क्या आयरन की जो जिसको किल्ले बोलते हैं, मेखें डाल दी, तो वो क्या हो गया? एक मिक्सचर हो गया। ठीक है? वो उसमें एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं वो, तो उनकी एक निश्चित बाउंड्री भी होती है। ठीक है? तो ये भी मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं। पहले इसको डेफिनेशन को समझो कि डेफिनेशन क्या बोलती है? द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। अब 2 या 2 से एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, और कंपाउंड एलिमेंट्स क्यों हो सकते हैं? जैसे आयरन बोला मैंने आपको, आयरन क्या है? जो है एक एलिमेंट है। ठीक है? उसको मैंने किस में डाल दिया? उसको डाल दिया मैंने ग्लूकोज में डाल दिया, मान लो शुगर में, C6H12O6। ठीक है? तो ये तो कंपाउंड हो गया, और एक एलिमेंट को एलिमेंट में मिला सकते हो। ठीक है ना? एलिमेंट को सल्फर, जैसे आयरन को किस में, Fe को किस में मिला दिया? सल्फर में मिला दिया। ठीक है? तो ये क्या, आयरन भी अलग हो जाएगा और सल्फर भी अलग ही होगा। ठीक है? एलिमेंट एलिमेंट में आ सकता है, और एलिमेंट जो है वो कंपाउंड में भी आ सकता है। ठीक है? एलिमेंट किस में आ सकता है? कंपाउंड में भी आ सकता है, और कंपाउंड कंपाउंड में भी मिक्सअप हो सकता है। फिर से डेफिनेशन को देखो कि द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड। हाँ आएगा, लेकिन वो केमिकली एक दूसरे से कंबाइंड नहीं होंगे, एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे केमिकली। एंड मे आल्सो बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, किसी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। ठीक है ना? ये नहीं है कि एग्जैक्ट नहीं है कि ये इतना होना चाहिए और दूसरा इतना होना चाहिए, फिक्स रेशो होगी, नहीं। वो जो है वो कम या ज़्यादा एक दूसरे से हो सकते हैं। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। ये द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज़। अब होता क्या है, देखो फ़र्क देखना आपने, ये डिफरेंस में जब हम करेंगे तब भी मैं आपको करवाऊंगा कि ये जो बड़ी बात बोली इसने कि वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करता है। लूज़ आइडेंटिटी कैसे? आपको पता है कि हम लोग सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, कंपाउंड पे जा रहा हूँ मैं फिर से। ठीक है? सोडियम का क्या गुण है? सोडियम का गुण ये है कि वो पानी में, अभी मैंने अब बताया कि हाइड्रोजन निकलती है, Na+H2O पानी में डालें तो H2 गैस निकलती है, और जब आग लगा देता पानी में, वो मतलब पानी में वो जल उठता है। सोडियम को अगर हम पानी में गिराएं तो वो जल उठता है। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 गैस निकलती है, और जब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, बाद में करेंगे हम लोग उसको, तो वो आग लगा देता है। ठीक है? अब देखो, जब तक कि ये अलग अलग है। अच्छा, क्लोरीन जो है वो गैस है। ठीक है? क्लोरीन गैस है, और क्लोरीन जो है वो पानी को साफ़ करने के काम भी आती है। ठीक है? जर्म्स किलर भी यूज़ होती है। ठीक है? इसको आप डायरेक्टली सोडियम को खाएं तो बचेंगे नहीं।
क्लोरीन को भी खाएं तब भी जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन जब सोडियम और क्लोरीन केमिकली एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड के द्वारा, तो सोडियम क्लोराइड नमक तो हम रोज खाते हैं, समझ गए। तो अब क्या हुआ जब ये कंपाउंड बन गए, एलिमेंट से क्या बन गए, ये कंपाउंड बन गए, तो इन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है, अपना जो गुण है, उसको खो दिया, ठीक है। मतलब कंपाउंड बनते ही इन्होंने अपने गुण को खो दिया। तो कंपाउंड अपने गुण को, जब एलिमेंट्स से कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं तो एलिमेंट्स अपना गुण खो देते हैं। लेकिन मिक्सचर जो है वो, मैंने आपको बताया कि नमक को जब आप पानी में घोलेंगे तो नमक नमक ही रहता है और पानी जो है वो पानी रहता है। नमक को आप पानी से सेपरेट करने के लिए उसको केमिकल मेथड के द्वारा या फिजिकल मेथड के द्वारा भाप से उड़ा सकते हैं, उसको नमक फिर से वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वो अपनी आइडेंटिटी उसने नहीं खोई है। कंपाउंड जो है वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, लेकिन मिक्सचर जो है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं। ये गुण है कंपाउंड्स और मिक्सचर में। अब जो मिक्सचर है ये भी दो तरह के होते हैं। मिक्सचर की कौन कौन सी दो तरह है, होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। मैंने अभी आपको दो एग्जांपल करवाए कि होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं। ये देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस, नाम से पता लग रहा होमोजीनियस, होमोजीनियस होता सेम, होमो। अब सेम का मतलब क्या है कि मान लो आपने वाटर लिया, H2O लिया, ठीक है, यहाँ पर पानी लिया, उसमें आपने NaCl मिला दिया, फिर से वही बात बोल रहा हूँ मैं, सोडियम क्लोराइड को ले मिला दिया। तो सोडियम क्लोराइड जब करेंगे तो वो बराबर मात्रा में सारी और घुलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की ज़्यादा मात्रा हो गई और यहाँ पर कम है। अगर आप घोलेंगे उसको बराबर, उसका सोल्यूशन बना देंगे, तो वो सोडियम क्लोराइड के एटम जो है वो पूरे के पूरे वो बराबर मात्रा में इसमें घुलेंगे, ठीक है, बराबर होंगे। ये सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस होते हैं, ये बराबर मात्रा में, कहीं कम ज़्यादा उनकी मात्रा नहीं होगी। ये नहीं कि यहाँ अगर यहाँ से चखेंगे तो यहाँ नमक बहुत ज़्यादा हुआ होगा और यहाँ से आप घूंट लेंगे तो यहाँ पर नमक की मात्रा कम होगी, नहीं, उसके एटम बराबर मात्रा में घुले होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस होते हैं, मतलब बराबर उन फैले होते हैं, ठीक है। और हेट्रोजीनियस की बात की, हेट्रोजीनियस मैंने बताया आपको कि आपने मान लो सैंड है, उसमें आपने आयरन फिलिंग डाल दी, अपने मेखें डाल दी, तो वो क्या कहीं ज़्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती हैं, ठीक है ना। तो वो उनकी एक कोई निश्चित बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन होमोजीनियस में, लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होती है, एक निश्चित बाउंड्री होती है कि हाँ यहाँ तक ये आयरन फिलिंग है और यहाँ तक जी क्या है, जैसे आपने ये सैंड है, यहाँ आयरन फिलिंग डाल दी आपने, जो लोहे की कील ने डाल दी, तो यह बाउंड्री पता लग रही है। या फिर आपने क्या किया, पानी लिया और उसमें आपने सरसों का तेल डाल दिया, तो आपने देखा एक लेयर बन जाती है, तो वो क्या बताती है, अब ये सरसों का तेल कभी पानी में नहीं घुलता है, समझ गए। तो वो क्या है, ये मिक्सचर है, ठीक है, लेकिन वो उसमें एक निश्चित बाउंड्री है, तो वो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस। वो जो घुल गया पूरी तरह से वो क्या है, होमोजीनियस, समझ गए। तो अभी इसकी डेफिनेशन कर ले हम लोग। तो डेफिनेशन क्या है कि होमोजीनियस, व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट, सारी ओर को बराबर मात्रा में वो होता है, ठीक है। एंड नो विजिबल बाउंड्री, पता ही नहीं होता कि विजिबल बाउंड्री कौन सी है, बाउंड्री मतलब सोडियम क्लोराइड कहाँ तक है और वाटर कहाँ तक है, क्योंकि वो बीच में मिक्सअप होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल शुगर सोल्यूशन इन वाटर, ये भी ले सकते हैं आप, की पानी में आपने चीनी घोल दी, ठीक है, ग्लूकोज घोल दिया, तो वो बराबर मात्रा में होता है, सुक्रोज घोल दिया, वो क्या होगा, बराबर मात्रा में सारी ओर घुला होगा। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की क्या डेफिनेशन है, हिट्रो से आपने याद रखना कि अलग अलग, होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ए मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ इट डज नॉट हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन, बराबर कंपोजिशन है ही नहीं, एंड हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, पता लग जाता है कि कहाँ तक जो है वो मिक्सचर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इफ़ यू लुक क्लोजली यू कैन आइडेंटिफाई टाइनी शुगर क्रिस्टल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ सैंड। मान लो आपने शुगर और सैंड का सोल्यूशन लिया, वही रेत डाल दिया और उसमें चीनी डाल दी, ठीक है, तो आपको पता लग जाता है कि चीनी कहाँ कहाँ तक है, चीनी पूरी तरह रेत में मिक्सअप नहीं होगी और पता लग जाता है कि चीनी कहाँ तक है और रेत कितना है, समझ गए, मतलब उसमें बाउंड्री है, ठीक है, लग गया पता। उम्मीद है आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी समझ आ गया होगा। तो चलें आगे हम लोग इसकी एक फ़्लो चार्ट देख लेते हैं। फ़्लो चार्ट जब आप बनाएंगे, ये कॉपी में आपने फ़्लो चार्ट बनाना है, तो फ़्लो चार्ट से आपको कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर से रेपिटेशन जो है वो आपका यहाँ से हो जाएगा कि क्या है मैटर,
मैटर जो है, मैटर से क्या हुआ, ये मैटर देख रहे हैं आप, मैटर दो हिस्सों में, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो दिखता है सॉलिड लिक्विड गैस, और केमिकल में प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। और प्योर सब्सटेंसेस भी फिर डिवाइड हुए एलिमेंट्स कंपाउंड्स में, और एलिमेंट्स जो थे वो मेटल्स, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल्स, और कंपाउंड्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और आपके पास जो मिक्सचर आए वो कौन से दो आए, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजेनियस मिक्सचर। तो आप यहाँ से इस तरह से एक फ्लो चार्ट के द्वारा आप लोग पूरा ही याद रख सकते हैं जो मैंने करवाया है डेफिनेशन वाइज, ये आपने कर लेना अपनी कापियों में, ठीक है। आगे जो हम लोग करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। बड़ी बार का क्वेश्चन आता है ये, तो आपने कापियों में ये बना लेना है, आपने इस तरह करना है, ऐसे 2 लाइनों में इस साइड आपने कंपाउंड्स लिख लेने हैं और इस साइड आपने मिक्सचर्स, ठीक है। तो यहाँ स्पेस की कमी के कारण मैंने पहले कंपाउंड्स लिख लिए फिर मिक्सचर लिख लिए, तो आपने ऐसा नहीं करना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, आप लोग जो है, मैंने बार बार आपको बोला है कि आपने ग्रुप में काम सेंड नहीं करना है, आपने मुझे इंडिविजुअली काम सेंड करो। अगर आप ग्रुप में काम सेंड कर रहे हो तो वो क्या होता है, आपने जो ग्रुप में भेजा वो सारे ही बच्चों के पास पहुंच जाता है, प्रिंसिपल सर के पास पहुंच जाता है, तो सभी के पास इतना स्पेस नहीं होता कि आपका काम वो करें। आप मुझे डायरेक्टली भेजो, मैं आपका काम चेक करता हूँ और यहाँ से आपका कॉपी में नोट करता हूँ और फिर उसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं अकेला तो डिलीट कर लूँगा, बाकी सभी का स्पेस फिलअप हो जाएगा, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब मैं ये सारा ही आपको करवाया है, मैं एक लाइन से देख लो आप कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। इन ए कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली एक या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, अमोनिया, ठीक है ना। तो 2 या 2 से C6H12O6 3 वहाँ पर जुड़े हुए हैं एलिमेंट्स तो बनाते हैं। लेकिन मिक्सचर क्या हो सकते हैं, इसी की डेफिनेशन में देखो, 2 और मोर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, हमने डेफिनेशन में किया है ये, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। नेक्स्ट, इन ए कंपाउंड द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए फिक्स रेशो भी किया हम, उस रेशो को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इन ए मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट प्रेजेंट फिक्स रेशो में नहीं होते। आप एक ग्लास लिए पानी का, तो उसमें आप 2 चम्मच भी चीनी के डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, जब तक ये सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता है। तो आप घोलते रहेंगे तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं उसमें एलिमेंट्स की रेशो आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तीसरा, कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस, कंपाउंड होमोजीनियस ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। उनकी रेशो, चाहे आप पानी का तालाब का पानी ले लो, चाहे कुएं का पानी ले लो, चाहे आप समुद्र का पानी ले लो, तो उसमें कंपोजिशन जो वाटर की जो है वो सेम ही H2O ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं, ठीक है ना। लेकिन मिक्सचर जो होते हैं वो दैट होमोजेनियस भी हो सकते हैं और हिट्रोजेनियस भी हो सकते हैं। चौथा है, इन ए कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट लूज द आइडेंटिटीज, ये मैंने आपको डिटेल में करवाया है कि वो अपनी आइडेंटिटी, द कंस्टिट्यूएंट लूज द आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, ठीक है ना। बताया अभी मैंने कि पानी पीते हैं आप H2O, अगर आप उसको सेपरेट देखें, एलिमेंटल फॉर्म में देखें, तो हाइड्रोजन जो है वो इतनी घातक है कि वो तो आग लगा देती है। ऑक्सीजन जो है उसको हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन जरूरत से ज़्यादा या जरूरत की उसकी कमी जो है वो खतरनाक है, ठीक है। लेकिन जब हम H2O इकट्ठा हो जाता है कंबाइंड, तो हम पानी उसको पीते हैं, वो जीवन रक्षक है, ठीक है ना। अलग अलग में ये खतरनाक है, लेकिन कंबाइंड हो गए वो, तो वो लूज़ कर देते हैं आइडेंटिटी। जब वो बनते हैं तो वो अपनी जो गुण है उसको ख़त्म कर देते हैं, उसमें नया गुण आ जाता है, समझ गए। आगे है, इन द फॉर्मेशन, और जो उसमें क्या है, इन मिक्सचर्स द कंस्टिट्यूएंट्स डू नॉट लूज द आइडेंटिटी, वो वैसे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। चौथा है पॉइंट, पांचवा, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज आइदर एब्जर्व्ड और इवोल्व्ड। या तो एनर्जी जो है वो इनके बनने से, मतलब जब 2 एलिमेंट जुड़ते हैं, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल करवाया कि जब 2 एलिमेंट जुड़ते हैं कंपाउंड बनते हैं, जैसे Na के साथ मैंने बताया कि H2O में डालें ये, तो आपके पास क्या बनता है, NaOH प्लस H2 गैस निकलती है, ठीक है। तो विस्फोट के साथ निकलती है, तो हीट निकलती है। जब कंपाउंड बनते हैं तो या तो हीट निकलती है, या दूसरा मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं कि अगर आपके पास H2O हाइड्रोजन गैस H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब बनता है तो क्या बनता है, 2HCl, ठीक है। तो इसमें जब ये जो रिएक्शन होता है वो सूरज की लाइट में होता है, तो इसमें इसको सूरज की लाइट में चाहिए होती है, तो हीट मिलनी चाहिए या फिर हीट निकलती है कंपाउंड बनने के लिए। लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ भी नहीं है, मिक्सचर बनने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत
नहीं होती है, ठीक है। इन कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट कैनॉट बी सेपरेटेड। अच्छा, कंपाउंड को आप किसी भी तरह से आप ये बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा मेथड नहीं कि आपने बोल रहे हैं कि H2O को हाइड्रोजन और को ऑक्सीजन से आप अलग कर दें, ठीक है। ऐसा ऐसा मेथड फिजिकल मेथड तो नहीं है कोई भी, ठीक है ना। तो लेकिन जो हमारे पास मिक्सचर है उनको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने कॉमन एग्जांपल देखा होगा घरों में, जब चावल है, चावल में कोई कंकड़ वगैरह रेत वगैरह आ जाता है तो वो जो पेरेंट्स जो आपकी मदर्स हैं वो क्या करती हैं, उनको वो जो छज है उससे उसके द्वारा वो छान के आप कंकड़ को अलग कर देते हैं और वो जो है राइस जो वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, दालें अलग हो जाती हैं। तो वो फिजिकल प्रोसेस है, दैट इज़ नोन एज फिजिकल प्रोसेस। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं जो आप लोग घरों पे करते हैं, आपने देखी हैं सारी ये, ठीक है। केमिस्ट्री सारी ही ऐसी है, बस आपने दिल लगा के पढ़ना है, इसको अच्छी तरह से चैप्टर को करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।